चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है। वहीं बात करें चंद्रमा से सूर्य के परावर्तित जो किरण होती है, यानी कि परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो समय होता है वह 1.25 सेकेंड होता है, लगभग 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के निर्माण के संबंध में एक सबसे सर्वमान्य जो थ्योरी है वह है बिग स्प्लिट थ्योरी। इसमें यह बताया गया कि बहुत ही समय पहले जब पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड आकर के टकराया तो पृथ्वी से टूट करके कुछ मलबे या डेविस बाहर निकले और टकराव इतना तेज़ था कि वह हमारे स्पेस में चले गए और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे, जो फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक में समाहित होकर चंद्रमा का निर्माण किए। ठीक वैसे ही जैसे बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, वैसे ही चंद्रमा पर भी कोई अपना वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसलिए यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर जो होता है वह ज़्यादा पाया जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लेनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ देने पर वह वहीं की वहीं रह जाती है। चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है वह पृथ्वी की 1.1/6 पार्ट होती है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे पेरोजी, जिसे हिंदी में उपभू कहते हैं, और जब यह दूरी बढ़ जाती है, सर्वाधिक होती है, तो उसे एपोजी या अपभू के नाम से जानते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो यह 14% बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे सुपर मून के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है वह 3,84,000 किलोमीटर की है, और चंद्रमा पर जो सर्वोच्च ऊंचा चोटी या सर्वोच्च बिंदु बोल सकते हैं उसे लिबनिज पर्वत के नाम से है, जिसकी ऊंचाई 3500 फीट है। चंद्रमा का डायमीटर बात करें, व्यास, तो 3,475 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से का 1/4 है। परिधि की बात करें तो 10,846 किलोमीटर, और पृथ्वी से चंद्रमा का जो विजिबल पार्ट है यानी दृश्यमान भाग, जो कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का जो जितना भाग देख सकते हैं वह 59% है। अब बात करेंगे चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण से संबंधित कुछ। तो घूर्णन और परिक्रमण चंद्रमा का जो है वह समान समय में कंप्लीट करता है, यानी कि घूर्णन में जितना समय लेता है उतना ही समय परिक्रमण में भी लगता है, और वह समय है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। इसी समय को सेड्रल मंथ यानी नक्षत्र माह के नाम से जानते हैं, और इसी कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल जो है वह बिल्कुल समान है। इसके बाद एक प्रक्रिया सिजिगी की होती है, जिसे हिंदी में युति वियुति बोलते हैं। यह वह समय होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में यानी एक लाइन में ही होते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो तरह की घटना होती है। पहले में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और इसी घटना को सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं, और यह घटना अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हर एक सोलर इक्लिप्स जो होगा वह अमावस्या के दिन ही होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी अमावस्या को सोलर इक्लिप्स हो। इसका मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा का जो कक्ष है वह अपरिवर्तित है, यानी कि ऊपर नीचे शिफ्टेड होते रहता है। वहीं बात करें दूसरे घटना की, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है।
इस घटना को लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं और यह घटना पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसमें भी ठीक वैसा ही कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो उस समय पूर्णिमा जरूर होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण हो, कारण वही सेम है। अगला जो टॉपिक है वह है चंद्र चक्र या चंद्र कलाएं, जिसे लूनर साइकिल या फेज ऑफ मून के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्र चक्र की जो पूरी अवधि होती है वह 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट की होती है, जिसे एक चंद्रमास के नाम से जानते हैं, जिसे एक लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। एक लूनर मंथ में यानी एक चंद्र चक्र में टोटल 8 आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच हमें 8 आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। जब चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ शिफ्टेड होती हैं, यानी पूर्णिमा का अर्थ होता है कि जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई पड़े, और अमावस्या का मतलब हमें पूरा चंद्रमा न दिखाई पड़े, यानी कुछ भी न दिखाई पड़े। जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ शिफ्ट होता है तब चंद्रमा की आकृति घटती जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्षयमान बोलते हैं, जिसे वैनिंग के नाम से जानते हैं। वहीं अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब आकृतियाँ बढ़ती जाती हैं तो उस कंडीशन में चंद्रमा की आकृति में वृद्धि होती जाती है, जिसे वैक्सिंग या वर्धमान के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे ग्रहण की यानी इक्लिप्स की। इक्लिप्स का मतलब होता है कि प्रकाश के मार्ग में अवरुद्ध यानी रुकावट। जो इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स, और दूसरा सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। बात करेंगे पहले लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण की। तो यह तब होता है जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और इस कंडीशन को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। जो चंद्र ग्रहण होता है वह हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब बात करेंगे सोलर इक्लिप्स की यानी सूर्य ग्रहण की। सोलर इक्लिप्स की घटना तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सोलर इक्लिप्स में जो सूर्य होता है वह उसको चंद्रमा पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है, क्योंकि आकार सूर्य का चंद्रमा की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए जितना भाग सूर्य से ढक जाता है उसे उम्रा के नाम से जानते हैं, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश होता है उसे पेउम्रा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के जिस बिंदु से सूर्य की पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है उसे टोटलिटी के नाम से जानते हैं। साथ ही जो सूर्य ग्रहण होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल इक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य आधी ही ढका होता है और आधा दिखाई पड़ता है। वहीं बात करें तीसरा एनुलर यानी कि वलयकारी सूर्य ग्रहण, तो इसमें एक वलय की आकृति में सूर्य ढकता है और आधा पार्ट इसका एक वलय की आकृति में ढक जाता है। और एक होता है मिश्रित सूर्य ग्रहण यानी मिक्स्ड इक्लिप्स, जिसमें एनुलर के साथ साथ यानी वलयकारी के साथ साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण भी दिखाई पड़ता है, यानी पृथ्वी के एक भाग से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है और किसी एक दूसरे स्थान से ही एनुलर इक्लिप्स दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया हमेशा अमावस्या के दिन ही यानी न्यू मून के दिन ही होती है। टोटल सोलर इक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के ही समय बेलीज बीड्स और डायमंड रिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है। जो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया होती है वह चंद्र ग्रहण के 2 सप्ताह पहले या बाद में होती है। बात करेंगे अगले टॉपिक ज्वार और भाटा की, जो कि समुद्र में जल स्तर के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया होती है। जब समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है तो वह ज्वार कहलाता है, और वहीं जब समुद्र में जल का स्तर नीचे गिरता है उसे भाटा के नाम से जानते हैं, यानी टाइड एंड एब। इसीलिए ज्वार को हम बाढ़ के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया है वह पूरे विश्व में अटलांटिक ओशियन के नज़दीक कनाडा में बे ऑफ फंडी में फंडी के पास यानी कि फंडी के खाड़ी के पास होता है, और यहाँ पर लगभग 15 मीटर तक का ज्वार आ जाता है। 2 ज्वार और भाटा के बीच का समय लगभग 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ज्वार भाटा यानी टाइड एंड एब का
जो मुख्य कारण होता है आने का, वह मुख्यतः दो कारण से होता है, जिसमें पहला कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल इसमें प्रमुख कारण है। वहीं दूसरी बात करें तो घूर्णन गति जो पृथ्वी की है यानी रोटेशन, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अब केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो बल है वह सेंट्री कोरियोलिस फोर्स यानी कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। और वहीं तीसरा जो है इनर्शिया, जिसे जड़त्व के नाम से जानते हैं। ये तीनों बल भी ज्वार और भाटा के पीछे का एक प्रमुख कारण है। जो ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है वह सबसे ज़्यादा ऊंची, जिसे हाई टाइड के नाम से जानते हैं यानी स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, यह तब होती है जब सीजीए की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तब हमेशा हाई टाइड बनते हैं यानी कि उच्च ज्वार बनते हैं। वही बात करें कि नीप टाइड की यानी कि लघु ज्वार की, यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। जब किसी क्षेत्र में एक ही दिन में दो बार ज्वार और दो बार भाटा है तो उसे ड्यूरेनल टाइड के नाम से जानते हैं। जब किसी क्षेत्र में एक ही दिन में केवल एक ही ज्वार और भाटा है उसे सेमी ड्यूरेनल टाइड के नाम से जानते हैं। और एक होती है मिक्स्ड सेमी ड्यूरेनल टाइड, जहाँ पे सभी तरीके की ज्वार और भाटाएँ आती हैं। तो बात करें हमारे भारत में, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे हमेशा सेमी ड्यूरेनल टाइड होती है। वहीं बात करें अरब सागर में, तो वहाँ पे मिक्स्ड सेमी ड्यूरेनल टाइड होती है। इन दोनों जगहों में सबसे ज़्यादा जो टाइड आती है वो हमारे अरब सागर में ही आती है। सेमी ड्यूरेनल टाइड उसे कहते हैं जब किसी क्षेत्र में एक ही दिन में दो बार ज्वार और दो बार भाटा है। वहीं बात करें ड्यूरेनल टाइड, उसे बोलते हैं जब किसी क्षेत्र में एक दिन में केवल एक ही ज्वार और भाटा है। और मिक्स्ड सेमी ड्यूरेनल टाइड जो होती है वह सभी प्रकार के टाइडों के यानी ज्वार के मिश्रण की होती है। हमारे भारत में जो अरब सागर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आती है हमारे भारत में, वहाँ पर मिक्स्ड सेमी ड्यूरेनल टाइड होती है। और वहीं बात करें हमारे बंगाल की खाड़ी की, बे ऑफ बंगाल की, जहाँ पे सेमी ड्यूरेनल टाइड आता है। एक घटना सुपर स्प्रिंग टाइड के नाम से जानी जाती है। यह तब होता है जब सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, अर्थात जब पेरिहिलियन और पेरिसी दोनों एक साथ होते हैं, तब यह सुपर स्प्रिंग टाइड होता है। जो सुपर स्प्रिंग टाइड होता है वह जो उच्च ज्वार होता है वह निम्न ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक होता है, यानी कि इन दोनों में 20% का अंतर होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे अधिक प्रभावशाली ज्वार भाटा के संदर्भ में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है, जो कि 11.5 के रेशियो में होता है, जिसमें 11 जो है वो चंद्रमा का होता है और 5 सूर्य का। एक स्थान साउथम्पटन या पट्टनम, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यहाँ पर एक दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आता है। इसका रीज़न यह है कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल दोनों जो सी हैं वह आपस में मिल जाते हैं, और दो ज्वार भाटा नॉर्थ सी का और दो ज्वार भाटा इंग्लिश चैनल जो कि ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है, तो दोनों का मिला के 4 हो जाते हैं। वहीं बात करें भारत में सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ पे आती है, तो गल्फ ऑफ कच्छ यानी जो गुजरात के पास स्थित है। अब बात करेंगे ज्वार और भाटा का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या है। जिसमें सबसे पहला है कि नौकायानी में, यानी कि नाव को, जो बंदरगाह होते हैं टाइडल बंदरगाह, वहाँ पर नाव को ले जाने और ले आने में आसानी होती है। वहीं बात करें दूसरा महत्व क्या है, तो टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जब टरबाइन को लगा दिया जाता है और एक बार जब ज्वार आता है और एक बार जब भाटा जाता है, तो हमारा टरबाइन घूमता है और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। साथ ही तीसरा जो महत्व है वह मछली पालन में या मछली पकड़ने में किया जाता है। जब ज्वार आता है तो पानी आगे तक बढ़ता है और मछलियाँ भी साथ आती हैं, जिससे मछली पकड़ने वाले लोगों में को अच्छा व्यवसाय मिल पाता है। वहीं बात करें अगला जो महत्व है वह है नदी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है इसका। तो नदी द्वारा जो डेल्टा बनाई जाती है उस पर ज्वार भाटा का बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। जो डेल्टा होते हैं उसको यह कम करते जाता है, यानी कि डिफेक्टिव कर देता है, इफेक्ट बहुत ही बुरा करता है। इसके बाद कुछ तथ्य हैं, जैसे ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ही ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। और यह प्रक्रिया कब हुई थी, तो 2 व 31 जनवरी, जो कि एक ही महीने में 2018 में हुई थी। वहीं बात करें ब्लड मून के नाम से किसे जाना जाता है, तो जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है और इसे ही ब्लड मून के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा के कुछ मिशन की। इसमें पहला है अपोलो 11, जिसे जुलाई 16, 1969 में भेजा गया था।
जो कि फर्स्ट लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून, यानी कि ह्यूमन लैंड किए थे चंद्रमा पर, और उसी में ही थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इसके बाद बात आती है चंद्रयान-1 की, जिसे 6 सितंबर 2019 में भेजा गया। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपके पढ़ाई में या किसी भी तरीके से सपोर्ट बने तो कृपया हमें भी सपोर्ट दिखाइएगा। धन्यवाद।